हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी। मैं विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने इसके पहली क्लास में रेलवे जोन को पढ़ा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको 18 रेलवे जोन पढ़ाया और उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, हमने सारी बातों को अच्छे से कवर किया। तो आज की क्लास में वैसे ही एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है बच्चों अष्टछाप के कवि। जैसा नाम से पता है अष्टछाप, तो 8 कवियों का ये समूह था और इसमें आपके 2 गुरु में 4-4 कवि बांटे गए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अष्टछाप में वो 8 कवि कौन कौन से थे। ठीक है, किन किन कवियों के कौन कौन से गुरु थे, इन सारी बातों को प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल पेन कॉपी के साथ तैयार होकर बैठ जाइए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। बहुत ही जहरीले ट्रिक के साथ हम लोग सारी बातों को करेंगे और बिल्कुल आज के बाद आपको अष्टछाप के कवि पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, अष्टछाप के कवि की जब बात आएगी तो अष्टछाप की स्थापना पूछेगा। प्यारे बच्चों, अष्टछाप की स्थापना पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 1565। अष्टछाप की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1565। बिल्कुल यही याद करना है। अष्टछाप की स्थापना 1565 कब हुई? 1565 में हुई थी प्यारे बच्चों। संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ, ये प्यारे बच्चों आपके अष्टछाप के संस्थापक थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, अब बात करता है अष्टछाप के कवियों की संख्या। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट आपका है अष्टछाप के कवियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, अष्टछाप के जो कवि थे उनकी संख्या है प्यारे बच्चों 8। तो 3 पॉइंट आपको अभी यहां से सीखना है, तीनों को सीखना है और यहीं पे याद कर लेना है। अष्टछाप की स्थापना कवि प्यारे बच्चों 1565 में हुई थी। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। और अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो 8 कवि है प्यारे बच्चों। और वो 8 कवि कौन कौन से हैं, कैसे, उसको हम लोग जहरीले ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। बिल्कुल आज की क्लास में ही सिखा के भेजूंगा आपको, धैर्य बना के रखिएगा। और जब ये अष्टछाप के कवि अभी जब सिखा देंगे आपको तो आगे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करेंगे जो आपके पेपर में लगातार छपते रहते हैं और लगातार छपेंगे भी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम लोग इसको पहले नोट कर लेते हैं, तब आगे बात करते हैं। एक एक कवियों की बात करने वाले हैं। नोट कर लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए और चाहे तो आप तत्काल कॉपी पे नोट कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से आपको क्लास सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन से, कैसे याद करेंगे, एक पहली शानदार जहरीली ट्रिक के साथ आपको सिखाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, पहली शानदार ट्रिक है जहरीला ट्रिक। इसको भी रिमूव करते हैं यहां से, तब सिखाने में मजा आएगा। देखो स्पेस चाहिए अच्छा खासा। जहरीला ट्रिक हेडिंग बनाएंगे।
जहरीला ट्रिक क्या है? देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण, नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने, बहुत ही शानदार और प्यारा ट्रिक है प्यारे बच्चों। ट्रिक मैंने क्या बनाया देखो ध्यान से। हमने कहा नंद बाबा के बारे में आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। नंद बाबा के बारे में आपने सब जाना वृंदावन में। तो नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। किससे मिलने गए? चतुर्भुज मतलब समझते हो ना, चार भय भुजाएं जिसकी। तो आप विष्णु भगवान कहते हो ना, तो कृष्ण के अवतार ही तो थे वो। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझना है कि नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तीनों एक ही चीज समझ लो आप। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले कृष्ण, चाहे आप विष्णु की बात कर सकते हो। कृष्ण और गोविंद एक ही है, ठीक है। तो आपको एकदम आसानी से याद करना है बच्चों। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ कि नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। एक बार हमारे साथ दोहराएंगे, नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। एकदम आसान है, कहीं से कोई जबरदस्ती नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। अब देखो बहुत ही आसानी से इस पर सिखाने जा रहे हैं कौन कौन से अष्टछाप के कवि आपको याद होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से पहला आप देखेंगे नंद से हो जाएगा नंददास। नंददास अष्टछाप के ये भी कवि थे, नंददास। बात समझ में आ रही है? यहां से आपको लिखा है चतुर्भुज प्यारे बच्चों, और यहां से आप नोट कर लेंगे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास प्यारे बच्चों यहां से नोट कर लेंगे। और यहां से प्यारे बच्चों आपने देखा कृष्ण लिखा हुआ है ना, तो यहां से प्यारे बच्चों क्या नोट करेंगे हम लोग? कृष्णदास। कृष्णदास नोट करेंगे प्यारे बच्चों। तीन हो गया ना। एक और देख लेते हैं यहीं से, गोविंद है आपका प्यारे बच्चों, और यहां से आपका हो जाएगा गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद मैंने कहा है। देखो कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल याद हो गया। कैसे? नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तो नंद से आपका नंददास, चतुर्भुज से प्यारे बच्चों चतुर्भुज दास, कृष्ण से प्यारे बच्चों कृष्णदास, और गोविंद से प्यारे बच्चों गोविंद स्वामी। बात कह दो समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये आपको अष्टछाप के 8 कवियों में से 4 कवि याद हुए कि नहीं याद हुए? सोते जागते उठते बैठते इसी बात को गुनगुना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? ऐसे जनरली आप जब आप क्लासरूम में बैठे रहो खाली, या घर पे खाली बैठे हो, तो आप क्या करोगे? एक ही सेकंड लगेगा, लिख लो नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। लिख दिया, नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तो हम लोग कह देंगे मेरे बच्चों, नंद से नंददास, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास, कृष्ण से कृष्णदास, और गोविंद से गोविंद स्वामी। बात बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले 4 कवियों की बात करेंगे ऐसे ही जहरीले ट्रिक के साथ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
अच्छा बता दो, क्या ये सारी बातें आपको दोबारा घर पे पढ़ने की अब नौबत आएगी? जहां तक मुझे लग रहा है तो बिल्कुल आपको इन सारी बातों को पढ़ने की दोबारा नौबत नहीं आएगी। देखो, उन बच्चों को जिनको वास्तव में इन सारी बातों की जानकारी नहीं थी, उनके लिए तो ये रामबाण है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो रिवीजन है, बूस्टर क्लास है, एकदम मजा आ रहा है। एक बार फिर सारी बातों को दोहराते हैं। देखो, इस क्लास का मेरा यही उद्देश्य है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपको दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरा पढ़ाना सार्थक होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार फिर सुनते हैं, एक बार क्या कि नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तो नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? चलिए अगले जहरीले ट्रिक की बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों हम लोग 4 कवि अभी बचे हुए हैं और उन 4 कवियों को हम लोग प्यारे बच्चों बात करने जा रहे हैं और एक बहुत ही शानदार आज के सुविचार के साथ अगले जहरीले ट्रिक की हम लोग बात करेंगे। और आज का बहुत ही शानदार सुविचार आप सबके लिए है, मेरी मंजिल मेरे करीब है। प्यारे बच्चों आप सबकी मंजिल आपके करीब है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे, गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने। ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। बात समझ गए बच्चों कि मेरी मंजिल मेरे करीब है और आप सबकी मंजिल आपके करीब खड़ी है, बस उसे आपको पाना है। ठीक है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे, गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और मेरे हौसलों का विश्वास है। तो प्यारे बच्चों आइए इसी के साथ आज के क्लास की दूसरी जहरीली ट्रिक पढ़ते हैं और उसके माध्यम से अभी जो 4 अष्टछाप के कवि बचे हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास का दूसरा जहरीला ट्रिक क्या है। प्यारे बच्चों छीत स्वामी ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार और जहरीला, छीत स्वामी ने परमानंद में छीत स्वामी ने परमानंद में आकर, परमानंद में आकर कुंभ से सुर निकाला, कुंभ से सुर निकाला। ये आज की क्लास की दूसरी जहरीली ट्रिक है बच्चों। छीत स्वामी ने परमानंद में आकर कुंभ से सुर निकाला। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, गलती मत होने पाए। अच्छा देखो, ऐसे सिंपल सोचो कि छीत स्वामी ने, छीत स्वामी थे वो परमानंद, मतलब यहां पे संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो आप बता देंगे परम धन आनंद। परम है जो आनंद यानी कर्मधारय समास है। ठीक है, तो परमानंद में जब संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो आप बता देंगे कि दीर्घ संधि है। कौन संधि है बच्चों? अका सर्वणे दीर्घा, आ और आ मिल रहा है तो दीर्घ आ बन रहा है, मतलब आपकी दीर्घ संधि है। ये तो संधि की बात हो गई। अब देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था। मैंने कहा कि छीत स्वामी ने, छीत स्वामी कोई स्वामी थे, उनका नाम था छीत स्वामी। उन्होंने परम आनंद में आकर, परमानंद का मतलब परम आनंद में आकर, मतलब उनको बहुत ज्यादा आनंद हो गया था। परम आनंद में आकर, परम आनंद में आकर कुंभ से सुर निकाल दिया। किससे निकाल दिया? कुंभ मतलब घड़ा, घड़े से सुर निकाल दिया। जैसे आपने देखा होगा दिल जले फिल्म, देखा कि नहीं देखा?
दिल जले अजय देवगन और अमरीश पुरी की फिल्म देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें देखो आप अमरीश पुरी एक मटकी लेके बजाता है, दिल जले है ये, दिल जले कहता नहीं है, तो साका वाला। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि यहां पर अमरीश पुरी तो नहीं है, हिंदी में अमरीश पुरी काम कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पे अमरीश पुरी नहीं है तो छीत स्वामी ने परम आनंद में आकर कुंभ से सुर निकाला। किससे निकाला था बच्चों? कुंभ मतलब घड़े से सुर निकाला। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार कह दो कमेंट करके, सर याद हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। छीत स्वामी ने परम आनंद में आकर मतलब परमानंद में कुंभ से सुर निकाला। परम आनंद, जब छीत स्वामी को परम आनंद आ गया तो उन्होंने घड़ा बजाकर यानी कुंभ बजाकर सुर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? सुर निकाल दिया। तो आइए सीखते हैं कि इससे 4 कवि कैसे होंगे। तो यहां से प्यारे बच्चों, पहला तो आपका एकदम क्लियर है कि यहां से जो एक कवि होंगे वो छीत स्वामी होंगे। क्या होंगे? छीत स्वामी होंगे प्यारे बच्चों। दूसरा, परमानंद लिखा है प्यारे बच्चों, तो परमानंद दास क्या हो जाएंगे? यहां से दूसरा हो जाएंगे प्यारे बच्चों परमानंद दास। दूसरा क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? परमानंद दास। और यहां से कुंभ लिखा है तो प्यारे बच्चों कुंभ से हम कह देंगे कुंभन दास। जैसे ही कुंभन दास विकल्प में दिखाई देगा, आप सभी प्यारे बच्चों को कुंभ की याद आएगी, प्रयागराज कुंभ मेला की याद आएगी, घड़े की याद आएगी। तो कुंभन दास, और प्यारे बच्चों सुर से लिखा है सूरदास है। सूर सूर तुलसी शशि उदगन के सौदास। बाकी सब खद्दोत हैं जहां तहां करे प्रकाश। तो यहाँ पे सूर मतलब सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, बाकी सब जुगनू के उदगन केशवदास तारों के समान है, बाकी सब खद्दोत है, बाकी सब जुगनू के समान है, जहां तहां प्रकाश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहां देख लो ध्यान से, 4 कवि तो आपने इसके पहले सीख लिया था। क्या सीखा था आपने? नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए थे और वहां पे नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्ण दास और गोविंद स्वामी आपने पढ़ा। यहां देखो कितना जहरीला है। छीत स्वामी ने परमानंद में आकर कुंभ से सुर निकाल दिया। किससे निकाल दिया? कुंभ से सुर निकाल दिया। तो छीत स्वामी से प्यारे बच्चों ये छीत स्वामी हो गया, परमानंद से परमानंद दास हो गया, कुंभ से कुंभन दास हो गया, और सुर से प्यारे बच्चों क्या हो गया? सूरदास हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सूरदास से एक प्रश्न और बनेगा। सूरदास से एक बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। बात समझ में आ रही है तो आप नोट करते चलो। सूरदास को लिख देता हूं, पूरा स्पष्ट लिखता हूं, ठीक है। देखो यहां पे इन सारी बातों को अलग से लिख देता हूं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। प्यारे बच्चों सूरदास को क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था? सूरदास के गुरु का नाम प्यारे बच्चों वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। नोट करते चलेंगे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद से। जब मेरा वीडियो में इंटरव्यू के में गया तो मुझसे लास्ट में जाते जाते उसने पूछा कि कबीर के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा हाँ। कि इसकी क्या, उन्होंने कहा कि क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मैंने कहा एक मिथ्या, एक अफवाह फैली हुई थी
कि काशी में मरेंगे स्वर्ग होगा, यहाँ मरेंगे नरक होगा, तो उस मिथ्या को झूठ करने के लिए वो आके मगहर में मरे। कहाँ मरे? मगहर में मरे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कबीर दास के बारे में यही उक्ति प्रचलित थी, और उसने लास्ट में जाते जाते मुझसे पूछा एग्जामिनर ने कि कबीर दास के गुरु का नाम बताते जाओ, तो मैंने कहा रामानंद। ठीक है, संजोग नहीं था, अच्छा नहीं था, दिन नहीं अच्छा था, मतलब सब कुछ समझ लो कि आपका बहुत ही लक नहीं बेटर था, वरना वहीं पे मेरा हो गया होता। लेकिन परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे, सारी बातें आपको सीखनी है। रिजल्ट अच्छा आएगा, गड़बड़ आएगा, सब चलता रहेगा, एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा और आकर ही रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सभी के साथ ये कहानी बनेगी। सफलता एक दिन में नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आती है। इस बात को अपने दिलो दिमाग पे और अपनी कॉपी पे छाप लो कि एक दिन में तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। अब उस दिन का इंतजार करिएगा, 365 दिन में से एक दिन वो जरूर लिखा है। ठीक है, अब आते हैं, देखो तो अब एक बार फिर से सारी बात सीखते हैं। छीत स्वामी ने परमानंद में आकर कुंभ से सुर निकाला। तो छीत स्वामी ने, छीत स्वामी हो गया, परमानंद दास हो गया, कुंभन दास हो गया और सूरदास हो गया। सूरदास को अष्टछाप का जहाज, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। तो सारी प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें अगर आपने सीख लिया हुआ है, तो हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं कि किन किन गुरुओं के कौन कौन से आपके ये शिष्य थे और जो 8 कवि बने हुए। तो आप इसको पहले पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए, आप सभी ने प्यारे बच्चों इसको नोट कर लिया होगा, और आशा भी करते हैं कि आज की क्लास आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास लगेगी। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे 2 कवियों में इसको डिवाइड करते हैं। 2 गुरु थे और उनके 4 शिष्य थे, और वही अष्टछाप के कवि कहलाए थे। तो आइए देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे विट्ठलनाथ के शिष्य, विट्ठलनाथ के शिष्य, एक तरफ प्यारे बच्चों बनाएंगे वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य। चलिए एक एक करके नोट करते हैं, और आपको देखो यहां पे बताने की आवश्यकता अब नहीं है कौन क्या। 8 कवि तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखा है, अभी एक बार फिर रिवाइज करेंगे आते समय। ठीक है, तो देखो विट्ठलनाथ के शिष्य में आप लिखेंगे गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। दूसरा आप प्यारे बच्चों लिखेंगे विट्ठलनाथ के शिष्य में छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। दूसरा आप लिखेंगे छीत स्वामी। प्यारे बच्चों तीसरा लिखेंगे इसमें चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और चौथा प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे आप लोग नंददास। क्या लिखेंगे? नंददास। ये चारों शिष्य किसके थे प्यारे बच्चों? ये चारों शिष्य थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बात समझ में आ गई। अब वल्लभाचार्य के चारों शिष्यों की बात कर लेते हैं बच्चों। वल्लभाचार्य के चारों शिष्य कौन कौन से देख लेते हैं। आइए, अब जो जो बचे वही तो वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे। सूरदास, और अभी मैंने बताया सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, खंजन नयन कहा जाता है। ठीक है, तो सूरदास। दूसरा आपका तो जो जो यहां बच गए वही तो आएंगे। परमानंद दास, परमानंद दास। तीसरा आपका प्यारे बच्चों कुंभ वाला, कुंभन दास, कुंभन दास। चौथा प्यारे बच्चों आपका कृष्णदास। तो
इस तरीके से प्यारे बच्चों 2 गुरु और उनके 4 शिष्यों से मिलकर ये आपका अष्ट छाप बना हुआ था। अष्ट छाप के आठों का भी आपके स्क्रीन पे है, आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे। एक बार दोनों जहरीले ट्रिक को रिवाइज कर देते हैं और फिर आगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करके क्लास को समाप्त करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए पूरा। विठलनाथ के शिष्य देख लो ध्यान से, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्वामी वाले तो विठलनाथ में ही है, बाकी दास वाले इसमें भी हैं, लेकिन स्वामी को कंफ्यूज मत होइएगा, स्वामी तो विठलनाथ में ही रहेंगे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। मेरे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बात करते हैं। एक बार इस बात को रिवाइज करते हुए और आगे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करते हुए और आज की क्लास को विराम देंगे। तो पहले हम लोग इसको एक बार फिर सीखते हैं। देखो हमने प्यारे बच्चों आपको क्या सिखाया, हमने कहा नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तो मिलने नहीं जाना दोगे भाई, नंद बाबा चतुर्भुज कृष्ण गोविंद से मिलने गए। तो नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी प्यारे बच्चों ये 4 शिष्य हो गए। अब आगे देखते हैं 4 कवि और बचे हुए, कौन कौन से बचे हुए अभी। छीत स्वामी ने परमानंद में आकर, मतलब परम आनंद में आकर क्या कर दिया, कुंभ से सुर निकाल दिया, कुंभ से सुर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों छीत स्वामी हो गया, परमानंद दास हो गया और आपका कुंभन दास हो गया और सूरदास हो गया। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है बच्चों। तो हम लोग आगे बहुत ही हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है ये, ठीक है। आइए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करते हुए हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इसको आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले पाए, जो बच्चे लेट में आए जुड़े हैं, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लिए सब लोग। चलिए एक एक हिंदी के पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करने जा रहे हैं। आप पेन कॉपी के साथ उम्मीद करते हैं बैठे होंगे और इसको आराम से अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। पूरी क्लास को अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया तो बिल्कुल आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहले मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण फैक्ट। अंग्रेजी वाले लिखेंगे, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन आपको छोड़ गए, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट, अंग्रेजों भारत छोड़ो चला था ना, महत्वपूर्ण फैक्ट। महत्व गड़बड़ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण फैक्ट। फैक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण बिंदु। इंपॉर्टेंट फैक्ट होता ना, अब हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेंगे, एक के चलेंगे ना, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। आइए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बच्चों, आप लोग साथ में नोट भी करते चलेंगे। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण, विभिन्न कालों का नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे बच्चों, इसको आप नोट करेंगे। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण प्यारे बच्चों प्रथम श्रेय
जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। और इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। किसका? आदिकाल के नामकरण का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां से आपको मिल जाएगा। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण का प्रथम श्रेय किसको जाता है बच्चों? जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय प्यारे बच्चों किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। आइए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने वाले हम लोग। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है आदिकाल में दो शैलियां मिलती हैं। कितनी? दो शैलियां मिलती हैं। दो शैलियां मिलती हैं। सहेलियां नहीं है, शैलियां हैं। हाँ, लड़कियों को तो सहेलियां याद आ रही हैं। दो शैलियां मिलती हैं। सहेलियां मत याद करिएगा, सहेली का तत्सम सहेलनी होता है। क्या होता है? सहेलनी होता है प्यारे बच्चों। सहेली का तत्सम सहेलनी होता है। तो यहाँ पे आदिकाल में दो शैलियां मिलती हैं। पहली शैली थी डिंगल। डिंगल, डिंपल नहीं है, डिंगल है। चुनाव से उभरे नहीं हो भी लग रहा है, डिंगल। और दूसरा है प्यारे बच्चों पिंगल। दो शैलियां कौन कौन सी मिलती है आदिकाल में? प्यारे बच्चों आदिकाल में दो शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। एक शैली का नाम डिंगल और दूसरे का नाम पिंगल। अब डिंगल और पिंगल के बारे में जान लेते हैं। डिंगल शैली जो थी प्यारे बच्चों, ये कर्कश थी, इसमें मधुरता नहीं थी। ये कानों को चुभता था, कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो प्यारे बच्चों ये डिंगल शैली जो है अपने कर्कश होने के कारण समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। लेकिन ये जो पिंगल शैली थी प्यारे बच्चों, ये कानों को सुनने में बड़ा प्रिय लगता था, बड़ा मधुर लगता था, बड़ा आनंद आता था पिंगल शैली को सुनने में। पिंगल शैली कर्ण प्रिय होने के कारण, मधुर होने के कारण आज भी ब्रजभाषा के रूप में प्रयोग हो रही है। ये चलती रही, ब्रजभाषा में मिल गई, लेकिन ये डिंगल कर्कश होने के कारण समाप्त हो गई। जैसे आप कौवे और कोयल की बात करते हैं, कोयल की आवाज लोग सुनना पसंद करते हैं, कोयल का कूजन लोग पसंद करते हैं, श्रृंगार रस में उसका प्रयोग होता है। लेकिन कौवे का बोलना लोगों को पसंद नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले दो पॉइंट की फिर से बात करेंगे हम लोग। यहां से आपने नोट कर लिया इसको। अगले दो महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहे। कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, बहुत मजा आएगा आज इस सेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो कहा था ना कि विद्यापति को कौन सा उपाधि दिया गया था, कौन सा उपनाम दिया गया था? तो मैथिल कोकिल। विद्यापति, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, विद्यापति अपनी रचना पदावली के कारण, अपनी रचना मैथिली में रचित, मैथिली में रचित पदावली, अपनी रचना मैथिली में रचित पदावली के कारण
क्या कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए प्यारे बच्चों। मैथिल कोकिल कहलाए। इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे बच्चों। कहेगा कि विद्यापति को क्या कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल, या ऐसे कहेगा कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन क्यों इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, तो कहेंगे मैथिली में रचित रचना कौन सी थी? पदावली। मैथिली में रचित रचना पदावली के कारण विद्यापति को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? मैथिल कोकिल कहा गया। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है। बात समझ आ रही है? विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई? मैथिल कोकिल। क्यों दी गई? इनकी एक रचना थी पदावली जो मैथिली में लिखी गई थी, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? मैथिल कोकिल कहा गया। अब बात समझ में आ गई है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हम लोग नोट करने वाले हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एक बच्चा क्लास में कहा कि सर तो पटदार रहे हमारे, ठीक है, कह रहा सर ये तो हमारे पटदार थे। हमने कहा हाँ ठीक है। बस्ती जिले के, शुक्ल जी का जन्म कहा था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो कौन सा था? पृथ्वीराज रासो था। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता पृथ्वीराज रासो के रचयिता प्यारे बच्चों कौन से थे? चंदवरदाई, चंदवरदाई। ये आप नोट करेंगे। पृथ्वीराज रासो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था बच्चों? पृथ्वीराज रासो था। और इसके रचयिता कौन थे? चंदवरदाई थे। कौन थे? चंदवरदाई थे। ये सारी बातें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही फैक्चुअल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग लास्ट तक जुड़िए और केवल क्लास को देखिए मत, देखने के बाद दोबारा देख के नोट करिए, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात हम लोग करते हैं। यहां से क्लास अगर अच्छी लग रही तो अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े उनको आप जोड़िए, शेयर कर दीजिए सेशन को अच्छे से, और बिल्कुल जितने जुड़े हैं सभी लोग लाइक बटन दबा लीजिए, तब मजा आएगा क्लास को, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, भक्ति काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है प्यारे बच्चों। पूछेगा आपके पेपर में किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, गलती नहीं। भक्ति काल को,
भक्ति काल को प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद हुआ? चलो अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट प्यारे बच्चों, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर कहा था प्यारे बच्चों। क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर कहा था। क्यों कहा था? बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कहा था। किसने कहा था कबीर को वाणी का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण दोनों फैक्ट नोट कर लीजिए और हम लोग अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये नोट करिए आप लोग। चलिए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे बच्चों। आप लोग इसी तरह से लीजिए। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आपका प्यारे बच्चों, बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे तो आज की क्लास से मजा आएगा। बहुत शानदार सेशन रहेगा ये। देखो, नामकरण की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल को मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो प्यारे बच्चों मिस्र बंधु ने कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। किसको कहा है? उत्तर मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल को प्यारे बच्चों मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। चलिए अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है इसको? रामचंद्र शुक्ल ने किसे? उत्तर मध्यकाल को। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है बच्चों। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे
सिंगार काल कहा है प्यारे बच्चों। क्या कहा है? सिंगार काल कहा है। बहुत ही तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करेंगे। क्या कहा है? सिंगार काल कहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुन लो। उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। प्यारे बच्चों इन तीनों फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग अगले किसी महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात कर लेते हैं। चलिए अगला आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चों, अगला आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया, के नाम पर किया गया। भारतेंदु युग का नामकरण प्यारे बच्चों हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। अगर पूछे भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर, तो कहेंगे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है द्विवेदी युग का नामकरण। द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके? द्विवेदी युग का नामकरण। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प में रहेगा तो गड़बड़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं पड़ा था। किसके नाम पड़ा था बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। किसके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? नाम पर पड़ा। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो अगर विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी है तो बिल्कुल मत लगाइएगा बच्चों। क्या लगाएंगे हम लोग? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। यहां से अगला आपकी आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या बताया? स्थूल के प्रति
सूक्ष्म का विद्रोह बता दिया। क्या बता दिया? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को किसने कहा प्यारे बच्चों? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा की हुई है, जैसे आपके अष्टछाप के कवि, उसके अलावा हिंदी के वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में छपते ही छपते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आप सभी को इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे। तुम्हें उनमें भी जीना है, तुम्हें उनमें भी जीना है। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जीना है और तुम्हें उनमें भी जीना है। ठीक है, हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, किताबों ने कहा हमें पढ़ो, किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके प्यारे बच्चों। तो आज के इसी थॉट के साथ इस क्लास को हम लोग अलविदा कहते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एंजॉय करिए, मस्त रहिए और अच्छे से मैथ कृष्णा के साथ लगे रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी।